आपको भी यही लगता है कि न्यू टैक्स रेजिम में कोई भी डिडक्शन या फिर एग्जम्पशन अलाउड नहीं है, और अगर है तो वो भी बहुत थोड़ी सी है और आपके काम की नहीं है, तो ये वीडियो आज आपके लिए एक शॉकिंग होने वाली है। सोचिए फ्रेंड, अगर आपकी सैलरी 12 लाख से ऊपर की है फिर भी आपको ज़ीरो टैक्स देना पड़े तो जी बिल्कुल, ये चीज़ न्यू टैक्स रेजिम में भी पॉसिबल है। ये वीडियो खास उनके लिए है जिन्होंने अभी तक अपना ITR किसी भी रीज़न से नहीं भरा है, क्योंकि ये जो है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए है। गवर्नमेंट ने तो बोला था कि न्यू रेजिम सिंपल है और एग्जेम्पशन कम हो गए हैं, लेकिन असल में अभी भी 44 टैक्स बेनिफिट्स ऐसे हैं जो शायद आप मिस कर रहे हो। आपको क्या लगता है, ओल्ड रेजिम बेस्ट है या न्यू रेजिम? आज के वीडियो के बाद आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा आपके लिए टैक्स बचाने का एक मास्टर टूल है। एक सीक्रेट तो आपको पता ही है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन, NPS कंट्रीब्यूशन और रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे ऑप्शन आज भी आपको लाखों रुपए की सेविंग करवा रहे हैं। एंड मैं आपको आज एक डिटेल में बताने वाली हूँ ऐसी कौन सी 44 डिडक्शंस है या एग्जेम्पशन है जो आपको न्यू टैक्स रेजिम में भी मिलने वाली है। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि आपका 75,000 सैलरीड के लिए होता है या फिर पेंशनर के लिए है अगर आप न्यू रेजिम फॉलो करते हैं। उसके बाद बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, जो करीब 3 लाख तक की 3 लाख तक की आपको मिलती है, किसमें? न्यू टैक्स रेजिम में। 87A की रिबेट तो आप भूल ही गए, जिसमें 7 लाख तक के ऊपर आपको क्या है, टैक्स रिबेट मिलता है 25,000 का। और अगर आपकी फैमिली में पेंशन आती है तो 25,000 रुपीज़ का यहाँ भी डिडक्शन मिलता है, किसमें? न्यू टैक्स रेजिम में। 30% आपको हाउस रेंट में मिल जाए स्टैंडर्ड डिडक्शन। कोई भी ऐसी कोई लिमिट नहीं है जो आपने होम लोन लिया हो। होम लोन कौन सा? अगर आपने उसको रेंट पर्पज़ के लिए कोई होम लिया है, जो आपने रेंट पे लिया है हाउस, तो वहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट की ऐसी कोई लिमिट नहीं है। लाइक मान लीजिए कि आपको जो इंटरेस्ट पे करना है वो 1 लाख है, ठीक है, और आपका जो उससे रेंट आता है वो है 50,000, तो क्या कर सकते हैं आप? 50,000 तक का जो है इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। इस बात का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो 14% की लिमिट लगाई हुई है, बट हाँ 14% आपको जो है एग्जेम्पशन मिलने वाली है अगर आपका बेसिक प्लस DA एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है। ड्राइविंग अलाउंसेस भी आपको एग्जेम्प्ट होते हैं, बट किस लिए? ये अगर आपका जो ट्रैवल में फ़ीस लग रही है, जो भी कॉस्टिंग लग रही है, वो आपके वर्क के पर्पस से है या फिर आपका ट्रांसफ़र हुआ है एक जगह से दूसरी जगह, तो आप टूर एंड ट्रेवल्स के ज़रिए ही जाएंगे, तो वो अलाउंसेस आपके एग्जेम्प्ट होंगे। उसके बाद है डेली अलाउंसेस, जैसे आप कोई टूर पर है और डेली चार्जेस उसमें लग रहा है, तो वो भी आपका क्या रहेगा? एग्जेम्प्टेड रहेगा। कन्वेंस अलाउंसेस भी आपका एग्जेम्प्टेड रहेगा। कब? बट आपका वो एक्सपेंडिचर आपके वर्क के पर्पज़ के होना चाहिए, ऑफिशियल पर्पज़ कैसे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस किसके लिए? सिर्फ डिसेबल पर्सन के लिए, बट 3200 पर मंथ आप ले सकते हैं जनरली। ऐसा उसमें कोई ऑफिशियल वर्क नहीं, आप पर्सनल यूज़ का भी ले सकते हैं। कितना? 3200 पर मंथ। तो एक दिन का भी काफ़ी अच्छा है, उस 100 रुपीज़ 100 के आसपास तो एक दिन का है। ग्रेजुएटी की अगर हम बात करें तो आपका 20 लाख तक का एग्जेम्प्ट है अदर देन गवर्नमेंट के लिए। अगर आप गवर्नमेंट में तो आपका 100% ही एग्जेम्प्ट है। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपका पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है, और प्राइवेट एम्प्लॉय है तो फिर आपका 20 लाख तक ही जो है वो एग्जेम्प्टेड है। लीव एनकैशमेंट की अगर हम बात करें तो 25 लाख की आपको अलाउ है अगर आप प्राइवेट में है। गवर्नमेंट में है तो 100% एग्जेम्प्टेड है। और अगर आप वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेते हैं, खुद से VRS आप ले रहे हैं, तो आपको सिर्फ 5 लाख तक की ही जो है एग्जेम्पशन अलाउ होगी लाइफ में एक बार ही। मान लीजिए एक जगह से आपने VRS ले लिया, दूसरी जगह कोई और जॉब आपने ज्वाइन करी, वहाँ भी VRS ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर एक बार आप 5 लाख रुपीज़ क्लेम कर चुके हैं तो नेक्स्ट टाइम नहीं कर पाएंगे। PPF का जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है, PPF का अमाउंट तो आप अपनी तरफ से लगाते हैं, बट उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो आपका एग्जेम्प्टेड होता है। LIC का भी मैच्योरिटी अमाउंट एग्जेम्प्टेड होता है, बट आप जो प्रीमियम भर रहे हैं वो आपके टोटल सम इंश्योर्ड के 10% के ऊपर नहीं होनी चाहिए। सुकन्या समृद्धि योजना का जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो भी आपका एग्जेम्प्टेड है। एग्रीकल्चर इनकम भी आपकी एग्जेम्प्टेड होती है, बट एक लिमिटेड टाइम से। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम के साथ साथ आपकी अदर इनकम 3 लाख के ऊपर जाती है
उस केस में आपका एग्जेम्पशन नहीं होता है। इंटरेस्ट फ्रॉम टैक्स फ्री बॉन्ड्स, आपका कोई टैक्स फ्री बॉन्ड है जिससे आपका इंटरेस्ट आ रहा है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स, आपको रिलेटिव्स की तरफ से गिफ्ट मिल रहे हैं, स्पाउस हो गए, मदर हो गए, फादर, पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होता है, बट उसकी लिमिट है, आपको 2 लाख के कम ही जो है वो ट्रांसफ़र करने हैं। फुल्ली एग्जाम्पल बैंक ट्रांसफ़र की ऐसी कोई लिमिट तो नहीं, बट कैश में आपका 2 लाख तक ही अलाउ है। किसी और अनदर रिलेटिव, जो आपके रिलेटिव नहीं है, उनसे आप 50,000 तक का जो आपका टैक्सेबल नहीं होता है। गिफ्ट और नॉन रिलेटिव, अगर आप मैरिज ओकेजन है, फुल्ली टैक्स फ्री है, बैंक लिमिट की कोई ट्रांसफ़र तो नहीं है, बट आपका 2 लाख कैश रिसीव जो है 2 लाख से वो कम होना चाहिए। अगर आपको गिफ्ट रिसीव हो रहा है लोकल अथॉरिटी, रजिस्टर्ड ट्रस्ट या फिर इंस्टीट्यूशन से, वो भी आपका एग्जेम्प्ट है। अगर आपको गिफ्ट आपको कंटेम्पलेशन डोनर डेट्स की तरफ से मिल रहा है, मीन्स जिससे कोई भी पर्सन है वो उसको पता ही वो मरने वाला है और वो आपको कुछ भी गिफ्ट अपनी प्रॉपर्टी का कुछ भी दे के जाता है, तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है। और अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी विल या फिर इनहेरिटेंस, मतलब आपके पिछली पीढ़ी से आपको मिलती है, तो वो भी आपका एग्जेम्प्टेड रहता है। अग्निवीर कॉर्पस फंड जो ATCCH के तहत कंट्रीब्यूशन होता है, ये आपका फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। ये सब जो है ये आपके न्यू टैक्स रिजीम में है। ATJJ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट जो है डिडक्टेबल होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 112, इक्विटी शेयर हो या फिर म्यूचुअल फंड हो, आपका 1.25 लाख तक का एग्जेम्प्टेड है। हाँ, इसमें से अगर 1 रुपये भी एक्स्ट्रा हो गया तो फिर ये आपका जो है, आप जनरली आइटर 1 और 4 में आपको अलाउ किया गया, बट अलाउ उसमें फिर नहीं किया जाएगा, आपको अलग से ITR 2, 3 जो भी आपका एप्लीकेबल होगा वो। मार्जिन रिलीफ आपको न्यू में ही अलाउ होती है। लाइक हम बात करें तो 7 लाख तक का एग्जाम्प्ट है। मान लीजिए आपका 7,10,000 हो गया, ठीक है, और आप न्यू के ज़रिए जाते हैं तो सिर्फ आपको ऊपर के 10,000 पर टैक्स देना होगा, बट अगर ओल्ड में जाते हैं तो पूरे पे देना होता है। कैपिटल गेन की अगर हम बात करें अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA, तो कैपिटल गेन का क्या है, इसमें आपको एग्जेम्प्टेड मिलता है। इंडेक्स सेक्शन का बेनिफिट भी आपको मिलेगा अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल की गई है, लॉन्ग टर्म आपका कैपिटल गेन है, तो आपको इंडेक्स सेक्शन का भी बेनिफिट इसमें मिलेगा, वो न्यू में मिलता है। पोस्ट ऑफिस में आपका सेविंग अकाउंट है जो कि सेक्शन 10 अंडर सेक्शन 15 अंडर सेक्शन I के अंडर में आता है, तो वहाँ पे आपको एग्जेम्पशन मिलेगी 3500 रुपीज़ की। नॉन टैक्सेबल कुछ पर्क्स होते हैं, लाइक ऑफिशियल पर्पज़ के लिए आपने लैपटॉप लिया है, मेडिकल फैसिलिटी ली है, इंटरेस्ट फ्री सैलरी लोन है, तो वहाँ पे भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। डेप्रिसिएशन आपको अलाउड होगा अंडर सेक्शन 32 के अंदर में। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बेनिफिट्स भी आपको मिलती है 44AD, 44ADA और 44AE में। इसमें कितना, अगर आप का पूरा का कम्प्लीटली बैंकिंग ट्रांसफ़र है तो 6% होता है, कैश में 8% रहता है, और जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको 50% दिखाना होता है। डिज़ास्टर कंपनसेशन आपको मिलता है, तो देखिए वो एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10BC के अंदर में। सेंट्रल गवर्नमेंट दे, स्टेट गवर्नमेंट दे या फिर आपको लोकल अथॉरिटी दे, तीनों ही केस में। प्रोविडेंट फंड आपको रिसीव्ड हुआ है, तो अगर वो स्टेट्यूटरी है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 11 के अंदर में, या रिकॉग्नाइज है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 12 में, तो भी वो एग्जेम्प्टेड है। उसके बाद देखिए सुपरनेशन फंड होता है जो एग्जेम्प्ट है आपका 10 सब सेक्शन 13 में। स्कॉलरशिप आपको ग्रांट हुई है, किसके लिए, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन के लिए, आपके एजुकेशन के पर्पज़ के लिए, वो भी आपका अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 16 में आपको एग्जेम्पशन है। अब देखिए ये सारी एग्जेम्पशन होती तो है, बट इसके लिए आपको अपना ITR तो फाइल करना होता है ना, तो वो आपको ITR ज़रूर फाइल करना है। तो ये वीडियो आपकी जैसे एक आई ओपनर है, क्योंकि अभी तक 45 से 45, 44 से ज़्यादा बेनिफिट्स अवेलेबल है जो आपकी जो है टैक्सेबल इनकम को कम करते हैं। पेंशन आपको रिसीव्ड हुई है कैसे, एज अ परमवीर चक्र के विनर हैं आप, महावीर चक्र के विनर है, और वीर चक्र के और सच अदर कोई गैलेंट्री अवार्ड है उसमें भी आपका एग्जेम्प्ट होता है, किसमें, अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 18 में। तो आपको पेंशन रिसीव्ड होती है किसी भी गैलेंट्री अवार्ड के अंदर में, जनरली नेम्स यहाँ दे दिए हैं, बट और भी हैं, तो वहाँ पे आपका क्या है, एग्जेम्प्टेड होते हैं। डिफेंस मेडिकल डिसेबिलिटी आपको पेंशन रिसीव्ड होती है, एग्जेम्पशन किसमें, अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 18 के अंदर में, तो वो आपका एग्जेम्प्ट है। आर्म फोर्स की फैमिली पेंशन होती है, देखिए इन केस ऑफ डेथ ड्यूरिंग ऑपरेशनल ड्यूटी ऐसा ना हो, बट ठीक है आपकी फैमिली में आपको इस तरह से पेंशन आती है, तो वो भी आपकी एग्जेम्प्टेड होती है।
उसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कम्युनिटी लम्स ऑफ पेंशन फुल्ली एग्जेम्प्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय 1/3 एंड 1/2 एग्जेम्प्टेड होती है फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, तो ये देखा हमने कि किस तरह से आपको इतनी सारी एग्जेम्पशन भी अलाउड है। वो डिपेंड करता है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल है या फिर नहीं है। सो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि न्यू टैक्स रिजीम में भी मल्टीपल डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन अवेलेबल है जो आपकी टैक्स लायबिलिटी को काफ़ी कम कर देते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि लीगल वे में आप किस तरह से जो है वो टैक्स को सेव कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि किस तरह से आप उसको सेव कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें ताकि आपको और भी अपडेट्स मिलते रहें। सो इनकम टैक्स, जीएसटी एंड बिजनेस कंप्लायंसेस के लिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। सो अभी के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।